यूके में एशियन ममालिक से आने वाले लोग ऐसे-ऐसे कारनामे सरअंजाम देते हैं कि उनको देखने और सुनने के बाद यहाँ के जो गोरे हैं ना, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आज तक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों के कारनामे शेयर करती रही हूँ, लेकिन आज जो है ना आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके में आने वाली एक इंडियन औरत का ऐसा कारनामा मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसने के तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया। अब तक आप लोगों ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज आपको इस औरत का एक ऐसा कारनामा मैं बताने जा रही हूँ जिसे कि आप डिजिटल चोरी का नाम भी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज आपके साथ ना मैं यहाँ पे यूके में आने वाली एक ऐसी इंडियन ख़ातून की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस औरत ने ना यहाँ पे यूके में आके गोरों को किस तरह से ना धोखा दिया। ये है जी नरिंदर कौर और उम्र है इसकी तकरीबन 54 साल और इसका असल नाम जो है वो है जी नैना तारा। इसने ना ये यहाँ पे ये जो यूके में कारनामा सरअंजाम दिया ना, ये काम करने से पहले ना इसने अपना नाम चेंज कर लिया, यानी कि अपनी आईडीज़ में इसने अपना जो नाम था ना वो नैना तारा की बजाय नरिंदर कौर कर लिया और ये इंडिया के शहर राजस्थान से यहाँ पे यूके में आई थी एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। यहाँ पे यूके में आने के से पहले ना इसने होटल मैनेजमेंट में एक कोर्स कर लिया था जिसकी वजह से क्या था कि इसको यहाँ का वीज़ा मिल गया। अब जी बज़ाहिर तौर पे देखने में ना तस्वीर में ये औरत जो है वो बड़ी ही मासूम और ऐसे कोई मस्कीन टाइप ना इस तरह की कैटेगरी की औरत लग रही है जिसे कि दुनिया का कुछ पता नहीं है। लेकिन रियलिटी में ना ये औरत बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग थी और मतलब इसने जो इसका ब्रेन था ना इसने नेगेटिव कामों में इस तरह से इस्तेमाल किया कि रातों रात ये यहाँ पे यूके में रहते हुए ना अमीर होना चाहती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एशियन कंट्रीज से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, इराक से यहाँ पे यूके में आते हैं और आने का मकसद होता है कि जी यहाँ पे रहते हुए ढेर सारा पैसा कमाया जाए, रातों रात अमीर हुआ जाए। नो डाउट कि हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी की जो बेहतरीन किस्म की सहूलियात है ना उनको हासिल करे और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाए। लेकिन इन सहूलियात और इन मतलब आसाइशों को हासिल करने के लिए, उस रुपए पैसे को हासिल करने के लिए ना लोग यहाँ पे आके ऐसे-ऐसे 2 नंबर काम करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अब जी 2019 में ना इस औरत को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया। आपको पता है कि मैंने अक्सर ये बात बताई है कि यहाँ पे यूके में रहते हुए ना लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना उनको डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। अब वो डिप्रेशन ना उसकी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो इनको ना नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, इनको नेगेटिव कामों की तरफ उनका दिमाग इतना मतलब चलाना शुरू हो जाते हैं कि किसी को धोखा देना, उनका हक मारना और मतलब हर गलत काम जो है ना वो इख्तियार करके पैसा कमाने के पीछे ये लोग भागना शुरू हो जाते हैं। नरिंदर कौर ने यहाँ पे आके ना मतलब पहले शुरू-शुरू में तो वो जॉब वगैरह करती रही और जो थोड़ा बहुत आपको पता है कि जॉब में जितने पैसे आते हैं बस उतने ही आते हैं। अब ये नहीं कि बंदा रातों रात उसमें अमीर हो जाए। इसने क्या किया, इसने ना यहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट किया और यहाँ के सिस्टम के साथ इतना उसने स्मार्टली प्ले किया कि गोरे भी देखते रह गए कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। इसने यहाँ पे आके जॉब की और यहाँ के सिस्टम को ना फुली तौर पे समझा और उसको स्टडी किया कि आखिर ये सिस्टम चल किस तरह से रहा है और फिर उसके बाद इसी सिस्टम के साथ खेल के ना इसने रातों रात पैसा कमाना शुरू कर दिया। आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं और पाकिस्तान में रहने वालों को भी मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे ना यूके में एक पॉलिसी है कि अगर हम लोग किसी भी शॉप से जाके ना कोई भी चीज़ बाय करते हैं, क्लोथिंग वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, मतलब महँगे-महँगे जो ब्रांड्स हैं और मतलब कोई भी चीज़ हो ना यहाँ पे उसकी रिफ़ंड पॉलिसी होती है। अब जी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है कि विदिन 28 डेज़ या 30 डेज़ आपने कोई भी चीज़ जो बाय की है ना, अगर आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं, उसकी क्वालिटी से उसमें कोई फ़ॉल्ट निकल आया है या कोई भी मतलब मसला है, आपको पसंद नहीं आई है ना चीज़, तो आप उसको अनयूज़ कंडीशन में ले जाके ना उस शॉप में वापस कर सकते हैं। अब ये मोस्टली ना मतलब क्लोथिंग आइटम्स के ऊपर और फैशन की जितनी भी चीज़ें हैं, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स और मतलब मोस्टली चीज़ों के ऊपर है, सिवाय खाने-पीने की जो अशिया है ना उनके अलावा। इसको यहाँ पे रिफंड पॉलिसी कहा जाता है और इसके बगैर ना कोई भी बंदा यहाँ पे बिजनेस वगैरह रन नहीं कर सकता। ये ऑल ओवर द यूके ये रूल है। अब इसने ना इस रूल का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया। करती क्या थी, ये जाके ना यहाँ के महंगे महंगे जो ब्रांड्स थे ना उनसे जाके पहले शॉपिंग किया करती थी। एवरी डे इसने तरीका वारदात क्या अपनाया कि पहले इसने अपना नाम चेंज किया, यानी कि अपनी आईडीज़ वगैरह चेंज की और फिर उसके बाद एवरी मॉर्निंग ये उठती थी। उठने के बाद एक नई गाड़ी ना नई नंबर प्लेट
के साथ उसको किराए के ऊपर लेती थी और सारा दिन ना उसी गाड़ी के ऊपर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाया करती थी। अब जी ये मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर्स में जाती थी और वहाँ पे जाके ना जो महंगे-महंगे ब्रांड्स होते थे ना, वहाँ से ये ख़रीदारी किया करती थी। अब ये जब आइटम्स वग़ैरह बाय करती थी ना तो बहुत ढेर सारी शॉपिंग करती थी। मतलब इतनी सारी शॉपिंग कि 1000 पाउंड, 1500 पाउंड या 2000 तक पाउंड की ना ये शॉपिंग किया करती थी। अब इतनी सारी शॉपिंग जब इंसान करे ना तो उसके पास ढेर सारे आइटम्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये शॉपिंग करने के दौरान ना क्या करती थी कि वहाँ से ना कुछ चीज़ें उनको विदाउट पेमेंट भी ले आती थी। यानी कि इसको यहाँ पे ना चोरी को यहाँ पे जो चीज़ें दुकान से विदाउट पेमेंट उठा ली जाती हैं ना उनको उसको शॉपलिफ्टिंग कहा जाता है और ये यहाँ पे ना एक क्राइम है। अब ये ना दुकानों से यानी कि ब्रांडेड शॉप्स में जाके वहाँ पे जो आइटम्स होते थे ना महंगे-महंगे उनको विदाउट पेमेंट ले लेती थी, उसको शॉपलिफ्टिंग कर लेती थी, उनको चुरा लेती थी और जो शॉप कीपर्स होते हैं ना वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं उनको पता नहीं चलता था। ऑल्दो के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं लेकिन एरर्स तो हर जगह पे होते हैं। फिर जी ये क्या करती थी कि वहाँ से पेमेंट करके ना जिन आइटम्स की न इसने ना पेमेंट की होती थी वहाँ से करके तो शॉप में से बाहर आ जाती थी। फिर कुछ दिन के बाद यानी कि जो इसकी रिफ़ंड पॉलिसी थी ना विदिन 28 डेज़ ये दोबारा उसी शॉप में जाती थी और वो आइटम्स जो कि इसने पेमेंट नहीं ना किए होते थे, उनको ले जाके कहती थी कि मेरे से ना रिसिप्ट लॉस्ट हो गई है और इस तरह से करके ना कि भी मुझे ना रिफ़ंड दिया जाए। अब जी यहाँ पे चूँकि रिफ़ंड की पॉलिसी है तो जो शॉप्स होती थी उनको मतलब आप कह लें कि मजबूरन जो था ना वो उसको रिफ़ंड देना पड़ता था। इसी रिफ़ंड के चक्करों में ना इसने तकरीबन 1000 से ज़्यादा ये चोरी की वारदातें की, मुख्तलिफ़ शॉप्स में जाती थी, वहाँ से अनपेड आइटम्स उठाती थी और फिर उसके बाद ले जाके उनको रिफ़ंड करके उन शॉप से ना रिफ़ंड के नाम पे ढेर सारे पैसे जो थे ना वो अपने अकाउंट में डलवा लेती थी। इसी मद में इसने ना यहाँ पे डेनिम में से तकरीबन 35,000 पाउंड जो थे ना वो रिफ़ंड करवाए, इसी तरह चोरी कर के और फिर जॉन लिविस में से तकरीबन 23,000 पाउंड इसको रिफ़ंड हुए और मॉनसून में से इसने 23,147 पाउंड की शॉपिंग जो थी वो रिफ़ंड करवाई और बूट्स में से इसने तकरीबन 60,739 रुपए की जो शॉपिंग थी ना वो रिफ़ंड करवाई। 2019 से लेके अब तक ना ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, यानी कि ये मुख्तलिफ शॉप्स में जाती थी, वहाँ पे जाके शॉपिंग करती थी, रिफ़ंड करवाती थी और उनसे ना ढेर सारा पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेती थी। अब आप कहेंगे कि ये भी पकड़ी कैसे गई? पकड़ी ये इस तरह से गई कि एक रोज़ ना ये वर्सैची की शॉप में गई, वहाँ पे इसने वही अपना तरीका वारदात इख्तियार किया, वहाँ से कुछ आइटम्स उठाए, फिर उनको दोबारा वापस लेके गई कि भई ये मैंने ना रिफ़ंड करने हैं। अब वहाँ का जो सेल्समैन था ना वो कुछ आप कह लें ज़्यादा एफ़िशिएंट था। उसने जो था ना इस चीज़ की पूरी तहकीकात करनी शुरू कर दी कि भई ये आइटम तो यहाँ से ख़रीदा ही नहीं गया है, ना इसकी कोई मतलब इसके पास डिटेल है, ना कोई इसके पास रिसिप्ट है और ना ही इसके पास कोई इसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसने ना इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। अब इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में ना उसने जब सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड निकाला तो उसको पता चला कि ये तो दुकान से वैसे ही ना चीज़ें उठा के ले गई थी विदाउट पेमेंट। कुछ चीज़ों की इसने पेमेंट की थी और कुछ की जो थी ना इसने पेमेंट नहीं की थी। तो जी ये शॉपलिफ्टिंग का सीधा-सीधा केस बन रहा था। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद जो था ना इसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर जी पुलिस ने जो था ना इससे इन्वेस्टिगेशन की और ये घबरा गई और घबराहट में जो था इसने कुछ बातें बता दी और कुछ जो थी ना अपने पास दबा के रख लीं। फिर इसके घर के ऊपर रेड हुई और रेड में जो था ना पुलिस को इसके घर से महंगे-महंगे ब्रांड्स के तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा जो थे ना वो शॉपर्स मिले और इसी तरह से बहुत ढेर सारे आइटम्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और उनके साथ भी ये यही कुछ करने वाली थी। उनको ले जाके रिफ़ंड करके इसने पैसे जो थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने थे। फिर जी ये सिर्फ यहाँ पे शॉप्स में से शॉपलिफ्टिंग करने की हद तक महदूद नहीं थी, यानी इतनी ज़्यादा ये चालाक थी और इतना ज़्यादा इसका प्लानिंग का दिमाग था कि वो यहाँ के सिस्टम को ना फुली तौर पे अंडरस्टैंड कर चुकी थी। फिर जी इसने अपने ना फेक क्रेडिट कार्ड्स बनवाए और उन क्रेडिट कार्ड्स में ना जब इसको पैसे अलाउ हो जाते थे तो फिर ये इसने ना क्या किया कि 8 वकीलों के पास ये गई और उनको इसने चीट किया। इसने क्या किया कि भी उनको कहती थी कि भी मेरे ना भाई के साथ मेरा कोई जायदाद का मसला चल रहा है और वो मुझे मेरा मतलब हिस्सा नहीं दे रहा, तो आप ना सॉलिसिटर्स के पास जाके इस तरह से पेमेंट करती थी कि भी मेरा केस लड़ें। जब वो केस वगैरह तैयार कर लेते थे और इससे पेमेंट की डिमांड करते थे तो उनकी फ़ीस है जी यहाँ पे तकरीबन कोई 150 पाउंड यानी कि 150 पाउंड। तो ये जब उसको पेमेंट करती थी ना तो क्रेडिट कार्ड यानी कि जो इसने फेक क्रेडिट कार्ड्स बनाए हुए थे ना उनसे पेमेंट किया करती थी। अब क्या इसने ना 150 पाउंड की बजाय उनको पेमेंट कर देनी
1500 पाउंड की, यानी कि 1500 पाउंड उसको पे कर देने वकील को, और फिर बाद में उसको फ़ोन करके कहना कि मेरे से ना गलती से वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हुए ना एक सिफ़र ज़्यादा ऐड हो गया, तो आप बराए मेहरबानी ना मुझे पैसे जो है ना वो रिफ़ंड कर दें। अब उन्होंने जब अपने अकाउंट्स वगैरह चेक करने, तो वाक़ई वो पेमेंट आई होती थी, लेकिन ये था कि वो चूँकि फ़ेक क्रेडिट कार्ड्स थे, तो इसलिए वो सारे के सारे अपने दूसरे किसी बैंक अकाउंट में वो जो रिफ़ंड था ना वो ट्रांसफ़र करवा लेती थी। इसी तरह से इसने करते-करते ना 8 वकीलों के साथ यही हाथ किया कि उनको पेमेंट जो थी वो ज़्यादा कर देती थी और फिर बाद में उनसे रिफ़ंड वसूल करने की कोशिश करती थी। इस तरह से करके इसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना धोखा दिया और उनसे इस मद में जो थे ना वो हज़ारों पाउंड्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। फिर जी ये अदालत में मामला गया और वहाँ पे जो था ना इसको बेल मिल गई, यानी कि अभी कोर्ट में इसका फ़ैसला होना था और इसको जो था ना इसकी बेल इसके वकील ने करवा ली। और फिर क्या था कि ये फिर वापस आके ना यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स में जाके वही तरीका वारदात इख्तियार करती थी, वहाँ पे शॉप लिफ्टिंग करती थी, यही रिफ़ंड वाला केस चलाती थी और इस तरह से मुख्तलिफ लोगों को ना धोखा दे के उनसे हज़ारों पाउंड ना अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेती थी। अब जी यहाँ पे यूके की अदालत ने नरिंदर कौर को 10 साल की कैद जो है ना वो सुनाई है और साथ ही साथ इसको 500,000 पाउंड जो है ना वो पे ऑफ करना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को, ताकि वो उन कंपनीज़ को जहाँ जहाँ पे इसने धोखे किए हैं ना उनको जो है ना वो इसका हर्जाना भर सकें। अब जी नरिंदर कौर को तो यहाँ पे सज़ा हो गई है और मतलब कि भी इसको जो था ना इसने जो कारनामा सरअंजाम दिया उसके बदले में इसको यहाँ पे अब कैद मिल गई है। इसी तरह से इसने जो धोखे दिए थे लोगों को उसके बदले में अब इसको यहाँ पे बैक भी करना पड़ेगा, यानी कि जो पैसे इसने लोगों से हथियाए थे वो अब इससे वसूल किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो एशियन कंट्रीज से लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और एशियन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो वो यहाँ पे यूके में आके इस तरह के चक्कर चलाते हैं कि भाई हम रातों रात अमीर हो जाएं, और इन चक्करों में वो जो 2 नंबर और गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं ना उसकी वजह से यहाँ पे इन कंट्रीज़ में हम ओवरसीज़ का इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये जो नरिंदर कौर ने मतलब यहाँ पे कारनामा किया है ना ये चोरी का, शॉपलिफ्टिंग का और लोगों को धोखा दे के अपने अकाउंट्स में हज़ारों पाउंड ट्रांसफ़र करवाने का, ये इतना मतलब ऑर्गेनाइज था, इतना इसने इसको प्लान करके किया और यहाँ के सिस्टम के साथ इसने यहाँ पे प्ले किया कि जी जो पुलिस थी ना वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गई कि भी इस तरीके से भी लोग जो हैं यहाँ पे दी गई सहूलतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।